नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे आकलन, मापन, मूल्यांकन, सीसी और आपके निदान और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इनके बारे में मैं आपको पूरा भी डिटेल्स इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखना। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का अपने यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना, और आगे आप कौन सी क्लास चाहते हो वो कमेंट करना। ठीक है, बिना कमेंट अपने नेक्स्ट क्लास नहीं लाते, तो कमेंट जरूर करना कि सर ये क्लास लाओ। ठीक है, तो सारे कमेंट जरूर करना कि कौन सी क्लास लाए। अब देखते हैं, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। क्यों शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है? देखो, कोई भी कुछ बनाता है, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही होता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में एक भी में नहीं है। तो अनुदेशन की प्राप्ति के लिए उद्देश्य, पाठ योजना आपको पता है हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। ठीक है, एक एक चीज अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको पता है पाठ योजना बनाई जाती है। फिर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को सामाजिक व्यवहार, सारे क्वेश्चन अपन इसमें लेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो सामाजिक, नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक व्यवहार, तो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार, ब्लूम के अनुसार भावात्मक पक्ष का कौन सा स्तर इससे संबंधित नहीं है? आपको पता है ये BS ब्लूम है, इसने कौन सा पक्ष दिया था? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आपको पता है कि 6 चीज आती है, यहाँ बता देता हूँ मैं। ज्ञा, बो, ज्ञा, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, वि से मु। विश्लेषण, चीजों को तोड़ना। संश्लेषण, चीजों को जोड़ना। मु मतलब मूल्यांकन करना। ठीक है, ये चीजें आप सबको पता चल गई होगी कि ये ज्ञानात्मक पक्ष में आती है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इसके आंसर पे। तो कौन सा नहीं है? तो ज्ञानात्मक नहीं है। क्यों? ये ज्ञानात्मक पक्ष का है, भावात्मक पक्ष का नहीं है। आगे देखो, तो बाकी भावात्मक में कौन सा आ गई? व्यवस्था, आग्रहण और अनुक्रिया। ये ध्यान रखना, व्यवस्था, आग्रहण और अनुक्रिया किसमें आ गई? भाव पक्ष में आ गई। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। अब देखो, ज्ञानोपयोग, ये आपको पता है कि ये ज्ञान का उपयोग किसमें करते हैं अपन? ज्ञानात्मक में पक्ष में करते हैं। मूल्य निरूपण और परिचालन, ये आपके भावात्मक पक्ष में नहीं आते, किस में आते हैं? ये आपके क्रियात्मक में आते हैं। देखो, चरित्र निर्माण, व्यवस्था वि, आग्रहण, अनुक्रिया और चरित्र, ये सब किस पक्ष में आते हैं? आपके भावात्मक पक्ष में आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आपके आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, ये सभी एग्जाम के लिए पूरा वीडियो पूरा देखना। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं है? तो ज्ञा, बो, ज्ञा, वि से मु संप्रतिकरण नहीं है। ठीक है, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्य में 3 ही थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का ही दूसरा नाम कौन सा है? आपके मनोगत्यात्मक, इसको क्रियात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको बताना है ज्ञान से नहीं है। ज्ञा, वो, ज्ञा ये तो है, पर अनुमूल्यन नहीं है। ठीक है, अपन देखो ये आपके यहाँ आया था। व्यवस्था
आग्रहण और अनुक्रिया सब किस में आए थे? आपके भावात्मक पक्ष में आए थे। ये देखो, कौन से प्रकार का शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? ज्ञान है, भाव है और क्रियात्मक को मनोगत्यात्मक बोलते हैं। तो ये आंसर आपके हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा ब्लूम का वर्गीकरण है? देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब आप बोलोगे कि सर इसमें बोनस क्यों दिया? ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्रियात्मक पक्ष को ही क्या बोलते हैं? मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक, कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें बोनस दिया था। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से इसमें समझना। डॉक्टर ब्लूम के मूल्यांकन के प्रक्रिया को किस पर आधारित होनी चाहिए? देखो कोई भी चीज आपको पता है कि कोई प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वो होता है शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखना। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों के जीवन से हमारे जीवन में प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए, देखो प्रदूषण के प्रभाव को अपन को समझाना है। ठीक है, उनको एक निबंध लिखने के लिए कहा, तो अपने वो क्या करेंगे? ज्ञान का प्रयोग करेंगे। जो उन्हें ज्ञान है वो लिखेंगे, तो इसलिए ज्ञान का प्रयोग, से प्रयोग। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये किस बेस पे लिए कहा गया। देखो ध्यान से समझना। निष्ठावान एक अध्यापक है, निष्ठावान अध्यापक है, वो अनुभव कर रहा है कि जो लर्निंग होती है, कि लर्निंग की जो मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। बहुत अधिक सीमा तक कहाँ होता है वो आपको बताना है। कक्षा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु का विश्लेषण द्वारा। देखो विषय वस्तु का विश्लेषण होगा तो ज्ञान तो उसको होगा ही होगा, और छात्र अंतःक्रिया से भी सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में तो इनसे भी, इन्हीं से होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी पुनर्बलन इनसे भी होता है, पर बहुत अधिक मात्रा में आपको पूछ रहे हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा, कभी कभार क्या होता है चारों ऑप्शन ही सही होते हैं, जो बेस्ट आंसर होता है वो उसका उत्तर आता है। ठीक है, आगे देखो। पाठ्यक्रम से आगामी पाठ्यचर्या क्रियाओं के प्रबंधन और संगठन के लिए कौन से उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत है? किसके लिए? पाठ्यचर्या क्रियाओं के अपन को प्रबंधन और संगठन के लिए आपको मार्गदर्शन सिद्धांत बताना है। देखो सबसे पहले चयन का सिद्धांत लेते हैं, फिर उसमें मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा, हस्तक्षेप नहीं, अतिमेत्व नहीं, और फिर नियम संहिता। तो ये एक जो अपना पाठ्यचर्या जो कैरिकुलम होता है क्रियाओं को प्रबंधन और संगठन के लिए करने के लिए, इनमें से उपयुक्त जो मार्गदर्शन सिद्धांत है वो चयन, अभिप्रेरणा और नियम संहिता है। ठीक है, तो 1 और 2 तो होगा, जिसमें 3 होगा वो आंसर नहीं होगा। हस्तक्षेप नहीं करना, 3 किस में काट दो। देखो ऐसे भी इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है कितना आप दिमाग का यूज करते हो। गणित में विद्यार्थियों द्वारा, ये देखो गणित में विद्यार्थियों द्वारा संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि उनमें संप्रत्यात्मक त्रुटियां हैं, उनको अपन मालूम करना है। कोई भी चीज आपको पता है कि आप भाई डॉक्टर के पास आप जाते हो, ठीक है, एक सेकेंड, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको क्या बीमारी है, ये डॉक्टर पहले उसके लिए कारण तो जानेगा ना। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा संप्रत्यात्मक त्रुटि जानने के लिए उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिया जाएगा, या उनका पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे कि आप में क्या कमी है। अगर किसी को सर्दी लगी है तो वो सर्दी की दवाई देंगे, अगर किसी के हाथ पैर दर्द करें तो हाथ पैर दर्द की दवाई देंगे। ठीक है, और निदान के बाद क्या होता है? निदान के बाद होता है उपचार। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हर्बर्ट द्वारा पाठ योजना उपागम के चरणों का तार्किक क्रम बताना है। देखो सबसे पहले होती है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना किस किस में है? इसमें नहीं है। आपको पता है कि प्रस्तावना किस में नहीं आती? इकाई में नहीं आती है ना। इकाई विधि जो मॉरिसन ने दी थी उसमें प्रस्तावना नहीं आती, डायरेक्ट प्रस्तुतिकरण ही होता है। तो प्रस्तावना हर्बर्ट में आती है। ठीक है, प्रस्तावना के बाद में करते हैं तुलना, फिर करते हैं प्रस्तुतिकरण,
प्रस्तुति करने के बाद आता है सामान्य आपके करण, और लास्ट में क्या आएगा, अनुप्रयोग। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये चीज बेसिक सा सवाल है, पर हर एग्जाम में आता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। चीजों को एक बार अच्छे से समझ लो कि एग्जाम की क्या डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, अगर भावी अनुशासन चाहिए तो छात्रों को मन चाहे तो कैसे करने देंगे, कठोर व्यवहार तो करना ही नहीं है, समस्याओं को हल कर दो। ठीक है, इससे भी बेस्ट आंसर है क्या, उनसे नरमी व दृढ़ता के साथ व्यवहार करें, तो थोड़ा बहुत वो नरमी और दृढ़ता दोनों रहेगी तो वो अनुशासन में रहेंगे। बिल्कुल ही टाबरों को खुलापन उनको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है। इससे पर्यवेक्षित अध्ययन, ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता करने का अवसर देता है। देखो पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है, छात्र जैसे एक टेबल है, छात्र बाहर इसके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टीचर आपके खड़ा है। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं बट टीचर एक सहायक भूमिका के तौर पर यहाँ पे काम करेगा, बाकी सब अध्याय से गति से ये सीखेंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है ये, छात्र खुद सीख रहे हैं। अध्यापक शिक्षार्थियों के अध्ययन में सहायता करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन 19 नंबर देखो, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेल कूद करेगा तो उसमें क्या आएगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर ये आधारित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए, तीव्र, ना तो तीव्र ना ही सरल ना ही एक तरफा, कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन संवाद मूलक होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। कक्षा का शिक्षण होना चाहिए, देख लिया, अंतःक्रियात्मक संवाद मूलक। ठीक है, एक तरफा नहीं, तीव्र नहीं, धीमा नहीं। आगे देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बालक की कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने के लिए सुझाव, तो उसको प्रोत्साहन करेंगे कि भाई डेली आओ, तो डांटे की आलोचना वगैरह कुछ नहीं करेंगे। एक शिक्षण की विधि है, तो इनमें से एक शिक्षण की विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। ठीक है, अच्छी शिक्षण की विधि जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे। ठीक है, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, प्रश्न को हल करे, विषय वस्तु को विवेचित करे। देखो ऐसी शिक्षण विधि, देखो बहुत सारी शिक्षण विधियां होती है मनोविज्ञान के आधार पर, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। शिक्षण की, एक सेकंड, ठीक है, तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली है, तो आपको इसमें से बताना है कि शिक्षण के लिए उत्तम प्रणाली कौन सी है। तो पहला है, प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता न हो तो अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, और अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। देखो दोनों एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा शिक्षण की अच्छी विधि होगी। ठीक है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। एक गुण अध्यापक का जो सबसे अच्छा है वो बताना है, समयबद्धता, अपने विषय में महारत और संचार क्षमता, सामाजिक क्षमता। देखो वैसे तो ठीक है सारी, पर अपन को बेस्ट आंसर देना है, विषय में महारत हो और संचार अच्छे से वो हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, कौन सा कथन सही है वो अपन को बताना है। ठीक है, देखो शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है, समान तो नहीं है, समान होते तो एक ही चीज हो जाती। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य की बात कौन करता है, बीएस ब्लूम करता है ना, बीएस ब्लूम। शिक्षण उद्देश्य की बात करता है हर्बर्ट। शिक्षण उद्देश्य जो है वो छोटा रूप है, वो शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत ही निहित है, ये बात अच्छी है। ठीक है, सही आंसर इसका
कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, कैसे चलना चाहिए अपन को? ज्ञात से ज्ञात चलो, ठीक बात है। विशिष्ट से सामान्य चलो, ठीक बात है। कैसे चलना चाहिए? पूर्ण से अंश, ठीक है, या स्थूल से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सूक्ष्म, ठीक है, सरल से जटिल, ठीक बात है। तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान है, देखो शिक्षण प्रतिमान क्या है? जो शिक्षण को अनुदेशनात्मक प्रारूप देता है। देखो सिद्धांत सूत्र इनकी कोई मतलब नहीं है, जो शिक्षण को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। फिर आता है आपके मॉरिसन ने बोध के, अब देखो स्मृति पर आधारित है आपका हर्बर्ट वाला। मॉरिसन जो इकाई विधि दी थी वो बोध पर आधारित है और 5 पदों का वर्णन है। तो उसमें से आपको बताना है कि उसका क्रम ही बताना है। मैंने बताया कि जो मॉरिसन ने इकाई विधि दी थी उसमें प्रस्तावना तो नहीं आती, तो प्रस्तावना किसी में है क्या? तो नहीं आती, उसकी जगह क्या आता है? खोज आता है। अब देख लो तो खोज किस में है? 2 ऑप्शन में है, इनमें तो नहीं है, ठीक है। खोज के बाद में प्रस्तुतिकरण है क्या किसी में? ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो फिर आता है आत्मीकरण। आत्मीकरण किस में इनमें से? आत्मीकरण, आत्मीकरण तो 4 नंबर इसमें है। फिर आता है 3 संगठन और लास्ट में आता है अभिव्यक्तिकरण, वो लास्ट में आएगा। देखो खोज, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसका। फिर आता है एक शिक्षक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है, ठीक बात है। अब देखो शिक्षार्थियों, शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ना ना सरोकार होना चाहिए ना, रुचियों को उनकी रुचि पता होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो पढ़ाएंगे ना। मनोविज्ञान शिक्षक तथ्य और सिद्धांत का एक भंडार उपलब्ध करवाते हैं, सही बात है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में नियंत्रण रख सके, ना ना अधिक सूचना दे वो तो ऐसे ही दे देंगे। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करें, उनको मोटिवेशन करें तो आगे वो लर्निंग अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो तर्क भी है, चिंतन भी है, दोनों ही है, दोनों ऑप्शन ये रहा, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत में निहित क्या होता है? तो क्या होता है? शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव और छात्रों का व्यवहार या उपयोग सभी होता है। मैं 1-2 चीज आपको बता देता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो, ठीक है। देखो एक होती है मापन, एक होता है मूल्यांकन। सबको पता है कि मूल्यांकन व्यापक होता है और मापन सीमित होता है। ये ओनली मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें व्यवहार का भी हो तो पता चलता है ना, ठीक है। एक चीज होती है आंकलन। आंकलन क्या होता है? आंकलन में भी गुणात्मक होता है पर आंकलन में अंक नहीं देते। समझ में आ रहा है आपके? वो तीनों बोल रहा हूँ। मूल्यांकन में अंक देते हैं, मूल्य मतलब कि आपके मापन में अंक देते हैं, माप लेते हैं। जो मूल्यांकन होता है उसमें गुणात्मक भी होता है और अंक भी देते हैं। आंकलन में ओनली गुणात्मक होता है, व्यवहार का पता चलता है, अंक नहीं देते। निदान में कारण जानते हैं, उपचार में उपचार करते हैं, उपलब्धि में कितना अचीव करा है वो पता चलता है, ठीक है। समझ में आपके आगे होगा। अब देखो तो अगर ये आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक करना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट क्लास किस पे लें अपन, और आपको ये क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से कमेंट करना कि अपन आगे भी, जो आपके कमेंट आते हैं उससे अपन मोटिवेट होते हैं कि आगे भी क्लास लाएं, ठीक है। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत है पर मैं चाहता हूँ कि अगर सिलेक्शन कंटेंट ही पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अब देखो कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण कर, शिक्षण ग्रहण कर, शिक्षण प्रदान हेतु जटिल कार्य करता है। देखो कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण करता है, शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षण प्रदान करने हेतु जटिल कार्य करता है। तो व्यवहार परिवर्तन करना, शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित करता है और शिक्षण का निर्णय लेना, ये सब चीजें कर लेता है कंप्यूटर। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार है। देखो रचनात्मक क्या होता है? इसी को बोलते हैं सृजनात्मक। इसका आईक्यू होता है 120 प्लस, ठीक है,
120 प्लस करके सीखना सबसे इसमें उपयुक्त है कि अलग अलग चीजें सीखे हो। गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध करवाता है? गणित शिक्षण सूत्र याद करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? अगर सूत्र याद कर रहा है तो ड्रिल व अभ्यास से करें, है ना। कोई गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है तो वो कौन से उसके गुण को व्यक्त कर रहा है? तो वो सौंदर्य तो गणित की पहेलियां और समस्या को वो सुलझा रहा है। ठीक है, बेसिक सवाल है। कौन सा अन्य विकल्पों के संबंध में सही नहीं है? देखो वो बताना है। प्रश्नोत्तरी सत्रों का संगठित है, सही बात है। स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना। अब देखना, प्रकरण में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, स्व आकलन स्टूडेंट अपने आप करते हैं, मतलब स्व आकलन खुद का आकलन। ठीक है, कौन सा एक अन्य विकल्पों के संबंध नहीं रखता? देखो प्रश्नोत्तरी से, ये प्रकरण से, ये प्रश्नोत्तरी से, इसका एक अलग ही है। ठीक है, आप समझ सकते हो अच्छे से, तीनों सेम है, ये एक अलग ही है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण में बात करते हैं पद विश्लेषण, ब्लूप्रिंट, उत्तर कुंजी सब बनता है, इकाई योजना, इसमें ये इसका हिस्सा नहीं है, मॉरिसन ने दी थी ये। बाकी पद विश्लेषण, ब्लूप्रिंट, उत्तर कुंजी सब आती है। सृजनात्मक के पोषण के लिए अध्यापक को कौन सी विधि काम में लेने? ब्रॉन ब्रेन या ब्रॉन स्टॉर्मिंग या विचार समावेश विधि काम में लेनी चाहिए। निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनता आंतरिक से, मतलब कहने का मतलब है चाइल्ड सेंटर नहीं है, वो बताने आपको। देख लो कौन सा नहीं है इसमें से। सामूहिक परिचर्चा, भूमिका निर्वहन, मस्तिष्क उद्दलन योजना और समस्या व्यू रचना, ये नहीं है, बाकी चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, 142 शिक्षक केंद्रित बताना, टीचर केंद्रित। देखो प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यू रचना या प्रभुत्ववादी शिक्षण। देखो प्रजातांत्रिक तो हो गए आपके चाइल्ड सेंटर। ठीक है, प्रभुत्ववादी या इसी को बोलते हैं एकता या एक तंत्र। ठीक है, ये टीचर से संबंधित होता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें सारे वैज्ञानिक एलन वगैरह वो सब आ जाते हैं इसमें। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ है। फिर ये रहा एलन, कौन सी शिक्षण विधि से संबंधित है? क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है, डब्ल्यू एलन अमेरिका से है, सूक्ष्म शिक्षण एलन। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण है, जो 36 मिनट वगैरह अपन पूरा देखते हैं, इसके आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय, ठीक है मैंने बता दिया ये आपको ना, सेम चीज है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब नेक्स्ट कौन सी क्लास लाए और कैसा वीडियो लगा तो वो आप जरूर बताना ना। वाक्य के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक, भाई व्याख्यान कर रहा है कि संप्रेषण श्रेष्ठ होगा। कब संप्रेषण श्रेष्ठ होगा बताओ भाई? तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ाता है ना, ना इतना भी संप्रेषण इससे नहीं होगा। नोट्स तैयार करके आता है, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में लेता है, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण लेते हैं, तत्कालिक व्याख्यान। देखो अपन कोई कहते हैं ना समझाने के लिए, अगर बाकी चीजों का सहारा लेते हैं, दूसरे क्षेत्रों के में से उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है, वो ज्यादा शिक्षक के लिए संप्रेषण होगा। ठीक है, शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है बताओ? वही विद्यार्थियों को अनुभव देता है, चिंतन का अवसर देता है, तर्क देता है। ठीक है, अधिगम वातावरण देता है, सभी देता है। आगे देखना, प्रत्यक्ष विधि की मुख्य तकनीक क्या है? मतलब डायरेक्ट विधि। ठीक है, वार्तालाप, नेतृत्व के मार्गदर्शन करना, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त चलते हैं प्रत्यक्ष में। देखो और क्या वो कहते हैं, ये उपयुक्त सभी, इसको सुगम विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष विधि में सरल होगी, मूर्त होगी, वार्तालाप होगी, देखो और कहो होगी। ठीक है, निम्न से कौन सा
जो सुकराती विधि आपको पता ही है कि प्रश्नोत्तरी विधि सुकराती विधि है। अगर एक दो चीजें और ध्यान रखना, अगर प्रोजेक्ट पूछता है किसका है, प्रोजेक्ट की आधारशिला तो रखी थी डीवी ने, और प्रयोगकर्ता या जन्मदाता है किलपैट्रिक। ठीक है, इसकी ध्यान रखना आप, ये एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। खेल विधि किसने दी थी, कोल्डवेल कुक ने दी थी। ठीक है, विश्वसनीयता की आवश्यकता, विश्वसनीयता की अवधारणा से आज ये है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। दो चीज होती है, एक तो होता है आपके वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये आपको दिख रहा है जो, इसमें होता है उत्तरों में समानता। विश्वसनीयता होता है अंकों में समानता, लिख लेना इसको ना, विश्वसनीयता अंकों में समानता, वस्तुनिष्ठता उत्तरों में समानता। आगे देखो, मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है अधिगम अनुभव। ठीक है, तीन चीज है, शिक्षण अनुभव नहीं है। मूल्यांकन को इसको व्यवहारगत परिवर्तन भी बोलते हैं, क्योंकि मूल्यांकन से व्यवहार का पता चलता है ना। कौन सा एक योगात्मक आकलन से संबंधित है, मतलब ऐसे क्या होता है साल भर में, साल भर में देख लो, छात्र किसी में है क्या साल भर का, ये रहा, क्षेत्र के अंत में शिक्षार्थियों द्वारा अंतिम, ये दिख रहा है आपको, देखो ये देखो, दो ही होते हैं, एक तो अर्धवार्षिक होता है, एक वार्षिक होता है। ठीक है, आगे देखना, एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी अन्य या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता या कमियों को व्यक्त करता है, कि उसने मतलब कि, अब देखो ये चीज आप अच्छे से समझना, ये काफी क्वेश्चन बच्चों के लिए ये गलत हुआ उस टाइम हुआ था, तो ध्यान से समझना। एक परीक्षण बताना है आपको जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में या तो उसकी विशेषता बताएगा या उसकी कमी को व्यक्त करेगा। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि क्या कमी है उसमें, तो अपन को निदानात्मक परीक्षण से उसकी कमियों को व्यक्त करने के लिए परीक्षण ये काम में लिया जाएगा। तो ये था अपना, एक और चीज बता देता हूँ, सीसी। ठीक है, सीसी भी मैंने इसमें लिख दिया था। सीसी के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो एफ ए होता है, एक एस ए होता है। एफ ए 10-10 के 4 होते हैं 40%, एस ए 60-60 के, ठीक है, दो होते हैं 30-30 के। और एफ ए होता है वो साल भर चलते हैं, एस ए होता है वो दो ही चलते हैं। एफ ए को बोलते हैं रचनात्मक, ठीक है, एस ए को बोलते हैं संकल्पनात्मक। ठीक है, और तो आपको क्या है, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो आप पूछ लेना, छोटे छोटे टॉपिक है। अभी अपना जो काम था वो ऑब्जेक्टिव बेस पे ही था। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और ईमानदारी से बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, या सिलेक्शन वाला कंटेंट आपके समझ में आया या नहीं आया, और नेक्स्ट क्लास कौन सी लें अपन। ठीक है, धन्यवाद।